हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड। तो माय नेम इज़ रोहित। तो इस चैनल में मैं केमिस्ट्री के रिलेटेड अपने टॉपिक्स या फिर चैप्टर्स जो +1 में है, +2 में है, जो मेरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर अपनी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो इन फ्यूचर भी आपको ये फ़ायदा देगा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है केमिकल बॉन्डिंग, मतलब केमिकल बॉन्डिंग हम पढ़ेंगे आज। तो केमिकल बॉन्डिंग है हमारा आज का टॉपिक। तो पहला इसका पार्ट आ जाता है कि बॉन्ड क्या है, व्हाट इज अ बॉन्ड। मतलब हम केमिस्ट्री की भाषा में, केमिकल की भाषा में बोले तो बॉन्ड होता क्या है। तो बॉन्ड इज अ नथिंग बट इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स और मोर देन टू एटम्स। मतलब कि अगर कहीं पे मेरे पास दो एटम्स पड़े हुए हैं तो इनके बीच में अगर कोई अट्रैक्शन है तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोल देते हैं। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर दो एटम्स होंगे तो तभी वहां पर उनके बीच में जो अट्रैक्शन होगी उसी को ही बॉन्ड बोलेंगे। मे बी यहाँ पर दो या दो से ज्यादा एटमों के बीच में भी हमारे पास अट्रैक्शन पाई जाती है, तो उसको भी हम इन सब इसको 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 तो इन तीनों को भी हम यहाँ पर बॉन्ड ही बोलेंगे। तो बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं। बॉन्ड बेसिकली टू टाइप्स के पाए जाते हैं। एक होता है आयनिक बॉन्ड और एक होता है कोवलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है हमारे पास और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो आयनिक बॉन्ड हम अभी ब्रीफ में तो इसको पढ़ेंगे ही, जस्ट अभी आइडिया ले लेते हैं कि आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं और कोवलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं। तो आयनिक बॉन्ड जिनके तो आयनिक बॉन्ड वो होता है जिसके बीच में आयंस के बीच में अट्रैक्शन होती है। तो जहां पर आयंस के बीच में अट्रैक्शन होने के बाद वहां पर जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। और जहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करने से हमारे पास बॉन्ड बनेगा तो उसको बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड। तो चलो स्टूडेंट, हम आगे पढ़ते हैं हमारा आगे टॉपिक्स के ऊपर। तो जनरली हम क्या करते हैं, चैप्टर्स को पढ़ते वक्त हम क्या करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं और इसके जो सब टॉपिक्स आते हैं वो पढ़ते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि हमारे जो कुछ टर्म्स होती हैं जो उस चैप्टर में इन्वॉल्व हो रही होती हैं, तो हम उसको क्लियर नहीं करते हुए चलते। इस वजह से हमारे पास जो ये कह सकते हो कि लैक रह जाता है या फिर हमारे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं उस चैप्टर के, तो उस वजह से नहीं होते हैं। तो हम इस वीडियोस में या फिर जो मैं सीरीज डालूंगा, इस सीरीज में मैं क्या करूंगा, जो वहां पर जो उस टॉपिक के बीच में जो कॉन्सेप्ट लगना होगा तो उस कॉन्सेप्ट को एक बार हम हल्के से रिव्यू कर लेंगे, जिस वजह से हमारे माइंड में वो फिक्स रहेगा। कल को अगर हम उसको क्वेश्चन करना चाहेंगे तो हमारे मतलब केमिस्ट्री का भी हमारे पास अच्छे से आइडिया रहेगा और उसको हम यूज भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो टर्म्स पढ़ेंगे वो कौन कौन से टर्म्स पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, उसके बाद पढ़ेंगे हम आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, उसके बाद पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, उसके बाद पढ़ेंगे साइज ऑफ एटम, मतलब कि ग्रुप में जाने के बाद कैसे साइज बढ़ता है या घटता है, और पीरियड में जाने पर हमारे पास साइज का क्या वेरिएशन आती है। तो इस चीजों को हम पूरा पूरा इलेबोरेट करते हुए चलेंगे। तो इससे हमारे पास इस टॉपिक को पढ़ने में या इस चैप्टर को पढ़ने में हमारे पास इजी हो जाएगा। तो चलो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं आगे। तो पहला हम पढ़ेंगे साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम। तो साइज ऑफ एटम क्या होता है, इट इज अ डिस्टेंस, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। मतलब कि न्यूक्लियस कहाँ होता है, बेसिकली हमारे पास जिस तरह से आपको पता है न्यूक्लियस होता है हमारे पास एटम के सेंटर में। इस न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये हुआ है हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। जिस तरह से आप देख पा रहे हो, ये हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आ गया और ये मेरा आ गया यहाँ पर न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को हम बेसिकली यहाँ पर बोलेंगे, इस डिस्टेंस को हम बेसिकली यहाँ पर बोलेंगे साइज ऑफ एटम। मतलब ये हमारा साइज ऑफ एटम होता है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब ये कि जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, मतलब एटम के सबसे लास्ट वाली शेल में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा उस इलेक्ट्रॉन को हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो बस डिस्टेंस हमें नापना है उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस के बीच में, तो ये हमारे पास साइज ऑफ एटम बता देगा हमें। ओके स्टूडेंट, तो ये तो हमने पढ़ लिया अभी साइज ऑफ एटम। तो अब हम पढ़ेंगे कि इन ग्रुप उसका वेरिएशन किस वजह से आती है। तो एग्जामिनर आपको जब भी क्वेश्चन डालता है, बोर्ड में डालेगा या आपको कहीं पे भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है, तो आपको वो की पॉइंट देखता है, वो आपकी पूरी डेफिनेशन नहीं पढ़ेगा, वो बस आपको कुछ एक पॉइंट्स होते हैं, अगर वो उसको उन पॉइंट वो पॉइंट्स अगर आपकी मार्कशीट पे या फिर जो भी आप आंसर की में कर रहे हो, अगर उसको दी जाता है तो वो आपको सही कर देता है। तो यहाँ पर जो मैंने डेफिनेशन लिखी है ये बुक की डेफिनेशन नहीं है, मैं थोड़ी मॉडिफाई करके लिखने की कोशिश की है, तो मे बी ये आपको हेल्प करे। तो
इन ग्रुप साइज ऑफ एटम किस तरह से वेरी करता है, तो ये करते हैं हम। द साइज ऑफ एटम इंक्रीज्ड as we move top to the bottom in the periodic table because जैसे ही मैं टॉप से बॉटम की तरफ आऊंगा पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो वहां पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो होगा, ये जो न्यूक्लियस है यहाँ पर जिस तरह से मैं पॉइंट आउट करके बता रहा हूँ आपको, तो इस न्यूक्लियस के अंदर वो चार्ज बढ़ना चालू हो जाएगा। चार्ज भी बढ़ेगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उसके अंदर इंक्रीज करेंगे एटम के अंदर। पर साइज किस तरह से इंक्रीज करेगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ आता जाऊंगा पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो वहां पर मेरे पास न्यू शेल्स इंट्रोड्यूस होती चली जाएंगी। इस तरह से जब वो न्यू शेल्स इंट्रोड्यूस हो रही हैं, तो क्या मेरे पास ये डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। अगर ये डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है तो मेरे पास क्या होगा, साइज ऑफ एटम इंक्रीज कर जाएगा। तो यही मेरा रीजन है। तो चलो स्टूडेंट रीजन करते हैं। जैसे कि यहां पर मैंने एग्जांपल ली है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो इनके जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो यहां पर ये डिस्टेंस आ रहा है, अगर आप देख पा रहे हो हाइड्रोजन के बीच में, तो ये डिस्टेंस आ रहा है। वेरस लिथियम की बात करूं तो मेरा डिस्टेंस बढ़ गया, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया। डिस्टेंस बढ़ने का मतलब ये कि साइज बढ़ गया। अगर मैं यहाँ पर सोडियम की बात करूं तो यहाँ पर भी मेरा डिस्टेंस एज कंपेयर टू हाइड्रोजन और लिथियम के इंक्रीज कर गया। क्यों कर गया, क्योंकि ये न्यू शेल्स, ये जो शेल्स हैं, ये वाली जो शेल्स आपको मैं बता रहा हूँ, ये वाली शेल्स, इसमें ये वाली शेल्स इंट्रोड्यूस हुई है, अगली वाली के अंदर एक और नई शेल इंट्रोड्यूस हो गई है। तो इन शेल से हमारे पास जो डिस्टेंस होता है ये बढ़ जाता है। अगर ये डिस्टेंस बढ़ गया तो साइज ऑफ एटम भी तो बढ़ गया। साइज ऑफ एटम क्या होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पर है और ये न्यूक्लियस मेरा यहाँ पर है, तो ऑटोमेटिकली है कि हमारे पास एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा। तो हमारे पास अगर मैं ऊपर डेफिनेशन की बात करूं, तो इन ग्रुप साइज क्यों बढ़ता है, ये तो इन ग्रुप साइज मेरा क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि वहां पर न्यू शेल्स इंट्रोड्यूस हो रही होती हैं, न्यू शेल्स इंट्रोड्यूस हो रही होती हैं। इस वजह से मेरे पास साइज क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलो हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं पीरियड के केस में, कि जब हम पीरियड के अलोंग अगर हम मूव करेंगे तो क्या इफेक्ट आता है। तो साइज ऑफ एटम डिक्रीज्ड, डिक्रीज्ड मतलब एटम का मेरा साइज डिक्रीज हो जाता है। कहां पर, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल। लेफ्ट टू राइट अगर मैं पीरियोडिक टेबल के चलता हूं तो मेरे पास साइज क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। क्यों, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। मैं नहीं बोल रहा कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज नहीं कर रहा, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज कर रहे हैं उसमें, पर यहां पर कोई भी न्यू शेल इंट्रोड्यूस नहीं हो रही है। मतलब जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, जो इंक्रीज इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, वो उसी शेल में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि पहले थी। तो इस वजह से यहाँ पर साइज इंक्रीज नहीं करता। अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल की दे के बात करूं, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दी हुई है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन की। तो लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन, 3 ही प्रोटॉन होंगे। ओके, 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन को यहां पर अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, अगर मैं बेरिलियम की बात करूं तो बेरिलियम में कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन। तो 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, प्लस यहाँ पर एक ही शेल में वो इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस हुआ है। तो यहाँ पर ये अट्रैक्शन बढ़ जाएगी ना इसकी, न्यूक्लियस के साथ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की साइज बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। अगर मेरी अट्रैक्शन बढ़ जाती है तो यहाँ पर उसका साइज थोड़ा कंप्रेस हो जाएगा। अगर मैं बोरोन की बात करूं यहाँ पर जिस तरह से, तो बोरोन में भी यही केस हो रहा है, और कार्बन की बात करूं तो कार्बन में भी यही केस हो रहा है। तो जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाता जाता हूं, वैसे वैसे वहां पर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज कर रहे हैं, प्लस नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज कर रहा है। बट वहां पर न्यू शेल नहीं इंट्रोड्यूस होने के कारण इसलिए उसका साइज छोटा रह पा रहा है। तो
आई होप स्टूडेंट आप इन चीजों को अपने अगर एग्जाम में लिख के आओगे तो ये आपको हेल्प करेगा। तो चलो स्टूडेंट, हमारा एक टॉपिक तो यहाँ पर से खत्म होता है, साइज ऑफ एटम। तो अगला हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है? तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी the amount of energy required to remove the electron from its outermost shell is known as a ionization energy। मतलब कि मैंने आपको पहले भी बताया था आउटरमोस्ट शेल कौन सी होती है, जो कि आउटर शेल होती है हमारे पास, सबसे आउटर शेल होती है एटम्स की, उसको हम बोलते हैं आउटरमोस्ट शेल। अच्छा, अब इस शेल के अंदर यहाँ पर कहीं इलेक्ट्रॉन पड़ा है, तो ये इलेक्ट्रॉन हमें ऑब्वियसली है न्यूक्लियस के साथ क्या कर रहा होगा, अट्रैक्शन कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के साथ क्या कर रहा होगा, अट्रैक्शन कर रहा होगा। अब ये अट्रैक्शन कर रहा है तो इसको क्या करना पड़ेगा, ऐसे तो ये ब्रेक नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर थोड़ी आएगा इजीली। तो हमें क्या करना है, रिमूव द इलेक्ट्रॉन, remove the electron from its outermost shell, amount of energy required to remove the electron from its outermost shell। मतलब कि हमें एक amount of energy चाहिए होगी जो कि इस अट्रैक्शन को ब्रेक करे, और जब ये ब्रेक करेगा तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन इजिली बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, जो कम से कम एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसी को ही हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं यहाँ पर। तो आई होप मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूं इसको समराइज करके। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है हमें आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। वो एनर्जी क्या करेगी, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन को तोड़ेगी और इलेक्ट्रॉन इजिली बाहर आ जाएगा। तो ये मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसी एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी भी दो टाइप्स की होती हैं, टू टाइप्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी प्रेजेंट होती हैं। पहली आयनाइजेशन एनर्जी फॉर ग्रुप, आयनाइजेशन एनर्जी फॉर पीरियड। मतलब आप इस चीज को, टॉपिक को अपनी बुक में वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन इन ग्रुप भी देखोगे, पर मैंने यहाँ पर इसको टॉपिक ही लेके चल पड़ा हूँ, क्योंकि अगर टॉपिक लेके चलते हो तो थोड़ा ज्यादा समझ आता है। तो चलो स्टूडेंट, आयनाइजेशन एनर्जी फॉर ग्रुप पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हमें पता है जिस तरह से कि हम ऊपर पढ़ के आए थे, एज वी मूव इन अ ग्रुप, जो कि टॉप टू बॉटम, द आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। बोलने का मतलब ये कि मेरे पास कम एनर्जी चाहिए होती है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। यही था ना, आयनाइजेशन एनर्जी क्या थी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। तो मेरे को कम एनर्जी चाहिए, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज का मतलब कि कम एनर्जी चाहिए। जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ तो मेरे पास कम एनर्जी चाहिए होती है उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो ये क्यों होता है, बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीज्ड। जैसे कि मैं ऊपर पढ़ के आया हूं कि अगर आप ग्रुप की बात करो तो ग्रुप के अंदर अगर आप मूव करोगे तो आपका साइज जो होता है एटम का वो इंक्रीज करता है। जब इंक्रीज करेगा तो अट्रैक्शन क्या करेगी, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर अट्रैक्शन ही डिक्रीज होगी, अगर ये अट्रैक्शन ही, ये वाली जो है ये अट्रैक्शन ही डिक्रीज होगी, तो हमारे पास उसको निकालने के लिए एनर्जी भी मेरे को क्या चाहिए, कम चाहिए होगी। तो चलो हम इसको एग्जाम्पल से भी करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल ली हुई है लिथियम और सोडियम की। तो अगर मैं लिथियम की बात करूं तो ये वाला मेरा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, इस इलेक्ट्रॉन को मेरे को निकालने के लिए क्या प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। मैंने यहाँ पर ये एनर्जी प्रोवाइड करवा दी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर स्मॉल साइज होने के कारण क्या इन दोनों के बीच में, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगी, ऑब्वियसली ज्यादा होगी। अगर ये अट्रैक्शन ज्यादा होती है, अगर ये अट्रैक्शन ज्यादा होती है तो मेरे को जो बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी वो ज्यादा प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि लिथियम के केस में मेरे को एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड करवानी पड़ रही है। वेयर एज अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम के बीच में क्या है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और ये जाके मेरा कहीं न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो गया, डिस्टेंस बढ़ गया।
अगर मेरा डिस्टेंस बढ़ गया तो क्या मेरा अट्रैक्शन डिक्रीज नहीं करेगी? इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन डिक्रीज करेगी। अगर इसके बीच में अट्रैक्शन ही कम है तो यहाँ पर मेरे पास कम एनर्जी देने पे भी मेरे पास इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि अगर आप ग्रुप के बीच में, ग्रुप के अलोंग अगर आप मूव करते हो तो साइज वहां पर इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज करने पर हमारे पास क्या हो जाएगी? अट्रैक्शन उसकी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब कम अट्रैक्शन रह जाएगी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, जिस वजह से वहां पर मुझे कम एनर्जी दे के भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन इजिली बाहर आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर कंपैरिजन करूं लिथियम और सोडियम के बीच में, तो लिथियम के अंदर मेरे को ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, इस वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। क्यों? क्योंकि इसका साइज क्या है? बड़ा है, और इसका लिथियम का साइज क्या है? छोटा है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ आया होगा। तो चलो हम अगले टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं। अगला टॉपिक मेरा क्या है? आयनाइजेशन फॉर पीरियड, मतलब अगर आप पीरियड में मूव करते हो तो आयनाइजेशन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। एज वी मूव इन द पीरियड that is left to right, the ionization increased। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है। अगर मेरा एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है तो अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज्ड, मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या हो जाएगी? मेरे पास अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। अगर मेरे पास अट्रैक्शन बढ़ जाती है तो मेरे को क्या प्रोवाइड करवानी पड़ेगी? कम एनर्जी में मेरा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकलेगा या ज्यादा एनर्जी में निकलेगा? ऑब्वियसली मेरा ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, तो हाई आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। यहाँ पर जिस तरह से मैंने एग्जांपल लेके करवा रखा है आपका, मैंने एग्जांपल लिया लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन की। तो जिस तरह से आप देख पा रहे हो, लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन, 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन होंगे। 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन होंगे तो इसका साइज इतना होगा। वेर एज बेरिलियम की हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन होंगे तो इसका साइज थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो फिल किया है वो एक ही शेल के अंदर फिल किया है, एक्स्ट्रा शेल नहीं है ये, तो साइज थोड़ी इंक्रीज करेगा। और बोरॉन में भी यही होगा। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर ये डिस्टेंस आ रहा है, वेयर एज यहाँ पर एक प्रोटॉन की वजह से क्या इसका साइज थोड़ा शिंक होगा। शिंक होगा तो क्या इसके बीच में अट्रैक्शन जो होगी, ये जो अट्रैक्शन है क्या ये बढ़ जाएगी? अगर ये अट्रैक्शन बढ़ जाती है तो मेरे को यहाँ पर जो एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी इस केस से, क्या इस केस में मेरे को ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी? मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि बेरिलियम में मेरे को जो एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी वो लिथियम से ज्यादा प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। कुछ इस तरह से ही हो रहा होगा। तो अगर मेरे को एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड करवानी पड़ रही है तो मेरे पास आयनाइजेशन क्या होगी? उसकी इंक्रीज ही करेगी ना। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इस तरफ जो अगर मैं आयनाइजेशन की बात करूं पीरियड के अलोंग, तो मेरे पास साइज डिक्रीज करता है, और डिक्रीज करने पर मेरे पास न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में मेरे पास अट्रैक्शन बढ़ जाती है। और अट्रैक्शन बढ़ने के कारण वहां पर आयनाइजेशन एनर्जी, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है मेरे पास उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मेरे को ज्यादा देनी पड़ती है। तो यहाँ पर मेरे को जैसे पीरियड में जाऊंगा तो मेरे को आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। तो हम इसी तरह हम पूरा पढ़ते जाएंगे, मतलब टॉपिक सारा हम क्लियर करेंगे या फिर कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो इसकी जो ये पीडीएफ है ये भी आपको इसी वीडियो के साथ अटैच मिल जाएगी। तो ओके स्टूडेंट, थैंक यू।